प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य की सीरीज पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य में दोस्तों हम लोग हिंदी साहित्य का नामकरण, काल विभाजन पढ़ते हुए वीर गाथा काल में रासो साहित्य को पढ़ रहे थे। और रासो साहित्य में पिछले वीडियो में हम विसल देव रासो को पढ़े थे और उससे पहले पृथ्वीराज रासो पढ़ चुके हैं। और अब आज हम पढ़ेंगे परमाल रासो। दोस्तों, इसमें मैंने जितने भी इसके तथ्य हैं सबको मैंने एक पॉइंट में लिखा है ताकि आपको याद करने और समझने दोनों में सुविधा हो। मैं आपको हर एक लाइन का मतलब, अर्थ सब समझाती जाऊंगी ताकि आपके दिमाग में ये सारी बातें एकदम बैठ जाए और अब परीक्षा में आप किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। परमाल रासो। दोस्तों, परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक। कौन है दोस्तों? जगनिक। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये 1 नंबर में 2 नंबर में ये नाम हमसे पूछ लिया जाता है कि परमाल रासो किसकी रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? जगनिक की है। परमाल रासो का रचनाकार 1230 विक्रम संवत, ठीक ना, या भी माना जाता है। कितना माना जाता है दोस्तों? 1230 विक्रम संवत या तो फिर 1100 ईस्वी माना जाता है। ये समय हमको याद रखना है और ये समय हमको याद रखना है। ना इसको ना विक्रम संवत करना है, ना इसको ईस्वी करना है। ठीक है, आपको एक ही याद रखिए तभी याद रखिएगा, नहीं तो अगर दोनों याद रखने की कोशिश करिएगा तो गलती हो जाएगी। हम इसके रचनाकार जगनिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। जगनिक महोबा के राजा परमार्दी देव के आश्रित कवि थे। ठीक ना दोस्तों, क्योंकि ये आदिकाल का समय था तो हम लोग सब जानते हैं कि उस समय के जो कवि क्या हुआ करते थे, आश्रित कवि हुआ करते थे। ठीक ना, तो जगनिक भी कहाँ के? महोबा दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महोबा के राजा परमार्दी देव के क्या थे? आश्रित कवि थे, मतलब वो उनके आश्रय में ही रहा करते थे। दोस्तों, अब हम लोग इस काव्य के बारे में जान लेते हैं कि इस काव्य में किसकी कहानी है। इस रचना में कलिंजर प्रदेश के चंदेल वंश के राजा परमार्दी देव के आला एवं उदल नाम के 2 सामंतों की वीरता का वर्णन है। ठीक ना, ये जो महोबा है कहाँ पड़ता है? कलिंजर प्रदेश में। ठीक, और ये जो परमार्दी देव थे वो कहाँ, किसके वंशज थे? चंदेल के वंशज थे। हम लोग इतिहास में चंदेल वंश पढ़ते हैं। ठीक ना, तो जो परमार्दी देव थे वो किसके वंशज थे दोस्तों? चंदेल वंश के। अगर आपको ये याद ना भी रहे तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हमके इसके नायक को जानना है जो कौन थे? आल्हा एवं उदल। ठीक ना, इसके नायक कौन थे? आल्हा और उदल। ये कौन थे दोस्तों? ये 2 सामंत थे जो इस राजा के क्या थे? वीर सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है? इन्हीं दोनों के वीरता का वर्णन है, परमार्दी देव के नहीं। किसके? आल्हा एवं उदल के। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें किसका कहानी है? आल्हा और उदल का, ना कि परमार्दी देव का। परमार्दी देव कौन थे? इन दोनों की के राजा थे। इसमें उनके द्वारा लड़े गए 52 युद्धों का वर्णन है। कितने युद्धों का दोस्तों? 52। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि परमाल रासो में कितने युद्धों का वर्णन है। तो ये जो 52 युद्ध है दोस्तों किसके द्वारा लड़ा गया था? आल्हा एवं उदल द्वारा। ये दोनों कौन थे दोस्तों? ये दोनों भाई थे। याद रखिएगा, ये दोनों कौन थे? भाई थे। और इनके द्वारा कुल 52 युद्ध क्या हो गया? लड़ा गया। परमाल रासो में ये नहीं 12 युद्धों का वर्णन है। ये दोनों पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। यह काव्य इनका शौर्य गाथा है। ठीक ना, तो ये जो दोनों थे दोस्तों कब वीर गति को प्राप्त हो गए थे? जब ये पृथ्वीराज चौहान के साथ इनका कोई युद्ध हो रहा था, उसमें किसको प्राप्त हो गए थे दोस्तों? ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और यह काव्य उनका क्या है? शौर्य गाथा है। इसमें उनके क्या शौर्य की बड़ाई की गई है, मतलब ये कितने वीर थे, कितने साहसी थे, इनमें कितना शौर्य था इनका, में के ये कितने प्रतापी थे, ये सारा वर्णन इसमें किया गया है। दोस्तों, इसके बाद है इस काव्य का प्रधान रस वीर रस है। कौन सा रस है दोस्तों? वीर रस। मतलब यह एक वीर रस प्रधान रचना है।
जिसमें वीर रस की अधिकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई और रस नहीं है, नहीं दोस्तों, इसमें और भी रस हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अधिकता है किसकी है, वीर रस की है। जैसे हम लोग पृथ्वीराज रासों पर हैं तो उसमें कौन से रस की अधिकता थी, संयोग श्रृंगार रस की। फिर हम लोग विसलदेव रासों पर हैं तो उसमें कौन से रस की अधिकता थी, वियोग श्रृंगार रस की। उसी प्रकार दोस्तों इसमें वीर रस की अधिकता है, ठीक है, या वीर रस इसमें प्रधान रस है। वीर रस की 2 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत है इस काव्य से। गुस्सा होय के पृथ्वीराज तब, तुरते हुक्म दियो करवाए, बत्ती ते देऊ सब तोपन में, इन पाजिन को देऊ उड़ाए। जैसे कि पंक्ति पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि जो पृथ्वीराज हैं वो क्या कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं किस चीज़ में, कि तोप से इन दोनों को उड़ा दो। पाजी मतलब दोस्तों होता है कि बदमाश लोग, ठीक ना। तो हुक्म क्या दे रहे हैं, हुक्म कौन दे रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान दे रहे हैं, क्या, बत्ती दे दो तोपन में, मगर तोप में पत्ती दे के इन दोनों पाजी को क्या करो, उड़ा दो, मतलब इन दोनों पाजी को मार दो। उसी प्रकार दोस्तों दूसरी लाइन कुछ इस प्रकार है। 12 बरिस लै कुकुर जिए और 13 लै जिए सियार, वर्ष 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। इसका मतलब है दोस्तों कि कुकुर मतलब क्या होता है, कुत्ता। कितने वर्ष जीता है दोस्तों, 12 वर्ष जीता है। कुत्ता कितना वर्ष जीता है, 12 वर्ष जीता है। उसी प्रकार 13 वर्ष ले जिए सियार, मतलब 13 वर्ष कौन जीता है दोस्तों, सियार जीता है, ठीक ना। बीरस 18 छतरी जिए, और जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय मतलब दोस्तों, क्षत्रिय मतलब यहाँ कहा गया है सैनिक लोगों को, ठीक ना, कि जो सैनिक लोग होते हैं उसका उनका जीवन कितने का होना चाहिए, उनका जीवन होना चाहिए 18 बरस का। कितने बरस का दोस्तों, 18 बरस का। आगे जीवन को धिक्कार, इन 18 बरस में अगर ये छतरी जो हैं लड़ते लड़ते शहीद हो गए तभी इनका जीवन क्या हुआ दोस्तों, सार्थक हुआ। अगर ये 18 बरस से ज़्यादा जीते हैं और सैनिक पद से इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जीवन को क्या है दोस्तों, धिक्कार है। मतलब ये सैनिक रह के ही मरने को अपना जीवन की सार्थकता समझते हैं और जीवित रह के अपने बुढ़ापा को झेलने को क्या कहते हैं, धिक्कार कह रहे हैं, ठीक ना। तो उस समय के लोगों में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा राज्य प्रेम था, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आला की वीरता के कारण इस काव्य को आला खंड भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आला खंड किसको कहा जाता है, ठीक ना। या आला खंड के रचनाकार कौन है, परमाल रासों के रचनाकार कौन है, जगनिक। और परमाल रासों को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, आल्हा खंड कहा जाता है। तो आला खंड के रचनाकार कौन हुए, जगनिक। बात आपको समझ में आई कि आला खंड दे या आपको परमाल रासो दे, इसके रचयिता कौन है दोस्तों, जगनिक ही है, क्योंकि आला खंड और परमाल रासो एक ही काव्य है। इस काव्य के पद लय युक्त होने के कारण अपनी गयता के लिए प्रसिद्ध है। इनके जो पद है दोस्तों क्या है, लय युक्त है, मतलब इसमें एक लय है। लय किस में होता है दोस्तों, गाना में होता है, ठीक ना, जिसको लोग गा सकते हैं। उसमें क्या होता है, लय होता है, सुर होता है, ताल होता है। इसी प्रकार इस काव्य के जितने भी पद हैं वो सब में क्या है दोस्तों, एक लय पूर्ण है, ठीक ना। जैसे हम लोग यहाँ देखें ना कि देखो 12 वर्ष ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बीरस 18 छतरी जिए आगे जिए को धिक्कार। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें क्या एक लय है और अपने इसी लय के कारण इसमें क्या है, ये गयता है, मतलब ये गयता के लिए प्रसिद्ध, मतलब इसको गाया जाता है, ठीक ना। वैसे भी दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जगनिक द्वारा लिखा हुआ काव्य कहीं भी हमें लिखित रूप में नहीं मिला, ये हमें मौखिक रूप में ही मिला था, जिसको आगे चल के हम देखेंगे कि किसके द्वारा इसको लिपिबद्ध किया गया।
इस रचना के पद आज भी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में लोकगीतों के रूप में गाए जाते हैं। इसके जितने भी पद है दोस्तों किस प्रकार गाए जाते हैं, लोकगीत के रूप में इसको भी गाया जाता है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो। दोस्तों आपको पता होगा कि पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करता था। अभी कुछ साल पहले ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड क्या हुआ, अलग हुआ है। इसलिए दोस्तों दोनों ही राज्यों में क्या है, लोकगीत के रूप में इस आला खंड को गाया जाता है। इन पदों का प्रमुख केंद्र बुंदेलखंड, महोबा एवं बैसलवाड़ा माना जाता है। कौन सा इसका मुख्य केंद्र है, विशेषकर बुंदेलखंड में बोला जाता है। महोबा के तो ये दोनों थे ही, और वैसलवाड़ा में भी इसको गाया जाता है। तीनों का क्या है दोस्तों, ये तीनों में ये जो आला खंड है मुख्य रूप से गाया जाता है। इस रचना के पद वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, विशेषकर आषाढ़ सावन महीने में। ठीक ना, ये जो पद है दोस्तों वो इसको कब गाया जाता है, विशेषकर वर्षा ऋतु में। और वर्षा का ऋतु कौन सा होता है दोस्तों, आषाढ़ महीना होता है, सावन होता है, और कुछ भादों में भी वर्षा ऋतु आ जाता है। ठीक ना, तो ये जो तीनों महीना विशेषकर आषाढ़ और सावन में ये आला खंड गाया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन से विद्वान इसको क्या कहते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो की तरह इस काव्य को भी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इसको अर्ध प्रमाणिक कौन मानता है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं, इसको अर्ध प्रमाणिक इसको मानते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि परमाल रासों को अर्ध प्रमाणिक कौन मानता है, तो वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह काव्य गूंज मात्र है, शब्द नहीं। मतलब बात को समझिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या करते, ये काव्य क्या है, सिर्फ गूंज मात्र है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि ये कहीं पे भी लिखित रूप में उपलब्ध नहीं था। ठीक ना, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको क्या कहते हैं कि सिर्फ गूंज मात्र है, शब्द नहीं, क्योंकि ये शब्द रूप में हमें कहीं पे भी लिखित नहीं मिला है। ये सिर्फ हमें मौखिक ही लोगों द्वारा गाया जाता था और ये हमें मौखिक ही उपलब्ध हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको सबसे पहले किसने लिपिबद्ध किया या इन सारे पदों को कौन संग्रह। सबसे पहले दोस्तों इन सारे पदों को संग्रह करने वाले चार्ल्स इलियट थे दोस्तों। चार्ल्स इलियट ये कौन थे, ये फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे। कहाँ के कलेक्टर दोस्तों, फर्रुखाबाद, एग्जाम में पूछा जाता है। और फर्रुखाबाद कहाँ आता है दोस्तों, ये यूपी में आता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है, यूपी में। ये फर्रुखाबाद के क्या थे दोस्तों, कलेक्टर थे। 1865 ईस्वी में पहली बार आला खंड के नाम पे इस काव्य का प्रकाशन करवाया। किसने करवाया दोस्तों, चार्ल्स इलियट ने क्या करवाया, 1865 ईस्वी में पहली बार आला खंड के नाम से। ठीक है दोस्तों, किस खंड के नाम से, आला खंड के नाम से इस काव्य का क्या करवाया, प्रकाशन करवाया है। इसका दूसरा बार प्रकाशन बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरिक प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से 1919 ईस्वी में करवाया गया। इस बार इसका नाम परमाल रासो रखा गया। पहला बार इसको कौन करवाया था दोस्तों, चार्ल्स इलियट, और दूसरा बार कौन करवाया दोस्तों, बाबू श्याम सुंदर दास। याद रखिए कि ये नाम बाबू श्याम सुंदर दास क्या करवाए थे, दूसरा बार इसका प्रकाशन करवाए थे। और किसके द्वारा दोस्तों, नागरिक प्रचारणी सभा। हम लोग जानते हैं ना नागरिक प्रचारणी सभा कहाँ है, काशी में है। कितना ईस्वी में दोस्तों, 1919 ईस्वी में करवाया गया था। और इस बार इसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों, परमाल रासो रखा गया था। याद रखिएगा, परमाल रासो इसको कौन नाम दिया था, बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक ना, ये दूसरे बार इसका प्रकाशन करवाए थे। मतलब जितने पद गाए जाते हैं सबको पहले एकत्रित किया गया होगा, फिर उसको क्या करवाया गया होगा, एक काव्य के रूप में
प्रस्तुत किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह था परमाल रासो, जिसमें कि कुछ पॉइंट थे, ज़्यादा कुछ इससे परीक्षा में नहीं आता है, इसलिए फिर भी जितना कुछ आता है सब के अनुसार मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं। अब आप इस वीडियो को 2 बार से 3 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल दूसरे अगर रासों के आपको साथ। मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी भी मदद मिल रही है, तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।